अप्रैल 1949 में वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो की नींव रखी। इसमें नॉर्थ अमेरिका के 2 और यूरोप के 10 देश शामिल थे। इस मौके पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने कहा था, There are those who claim that this treaty is an aggressive act on the part of the nations which ring the North Atlantic. That is absolutely untrue. For us, war is not inevitable. We do not believe that there are blind tides of history which sweep men one way or another. In our own time, we've seen brave men overcome obstacles that seemed insurmountable and forces that seemed overwhelming. Men with courage and vision can still determine their own destiny. They can choose slavery or freedom, war or peace. I have no doubt which they will choose. नेटो की स्थापना का तात्कालिक कारण सोवियत संघ का विस्तारवाद था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अस्त-व्यस्त पड़े देशों को अपने पाले में खींचना शुरू कर दिया था। सोवियत संघ ने कई देशों में सेना भी भेजी थी। इसको रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नेटो बनाया गया था। नेटो की स्थापना को 74 बरस बीत चुके हैं। 31 दफा इसकी समिट भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी चुनौती नहीं बदली है। पहले सोवियत संघ और विक्टन के बाद रूसों ने नेटो को हलकान कर रखा है। 11 जुलाई 2023 को लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो की 32वीं समिट शुरू हो गई है। इसमें स्वीडन की मेंबरशिप से इतर सबसे ज्यादा चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध पर होने वाली है। चर्चा ये कि रूस को कैसे रोका जाए और यूक्रेन को कैसे बचाया जाए। ये सब होता उससे पहले ही रूस ने अपनी चाल से यहां पर सबको चौंका दिया है। 10 जुलाई को रूसी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र क्रेमलिन ने एक बड़ा खुलासा किया। बताया, जून में बगावत के बाद वैगनर के 35 कमांडर्स राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे। इसमें वैगनर का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल था। दिलचस्प ये कि उसी ने मॉस्को पर चढ़ाई का ऐलान किया था। तब पुतिन ने बिना नाम लिए उसको गद्दार और धोखेबाज तक कहा था। उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। सरकारी मीडिया चैनल्स ने उसकी खूब लानत मलानत की थी। प्रिगोजिन को निर्वासन में बेलारूस भेजने की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी, लेकिन नए खुलासे ने कहानी को पूरी तरह से यहां पर पलट दिया है। तो आज हम जानेंगे क्या पुतिन ने प्रिगोजिन को माफी दे दी है, रूस की नई चाल से क्या कुछ बदलने वाला और इस बार की नेटो समिट में क्या खास है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी प्रिगोजिन की। सोवियत संघ के दौर में एक जोक खूब सुनाया जाता था। एक बार जेल में गार्ड ने एक राजनीतिक कैदी से पूछा, तुम्हें कितने बरस की सजा मिली है? कैदी बोला, 10 साल। तुम्हारा जुर्म क्या था? कुछ नहीं। क्या बात करते हुए, तो सरासर झूठ है। बिना किसी जुर्म के तो सिर्फ 5 साल की सजा मिलती है। अब एक इंटरव्यू की कहानी सुनिए। मार्च 2018 रूस में पुतिन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। इसमें पुतिन से पूछा गया, क्या आप माफी देने में भरोसा रखते हैं? पुतिन ने कहा, हाँ, लेकिन सबको नहीं। किस मामले में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है? इस पर पुतिन ने कहा था, विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। कट टू 2023, तारीख 24 जून 2023। रूस में विद्रोह हो चुका है। प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर चुका है। प्रिगोजिन आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर को धमकी देता है। उसके लड़ाके रूसी सैनिकों की हत्या करते हैं, सेना के दफ्तरों पर कब्जा भी करते हैं। इस बीच पुतिन का संबोधन आता है। वो कहते हैं, действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. इस संबोधन में एक शब्द गौर करने लायक था, विश्वासघात। पुतिन ने जोर देकर कहा कि विद्रोह करने वाले गद्दार हैं, उन्हें बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। 24 जून की शाम तक वैगनर के लड़ाके मॉस्को के करीब पहुंच चुके थे। राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। मॉस्को तक जाने वाली सड़कों को उखाड़ दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। लड़ाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उसी समय एक अपडेट आई। प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि हम पीछे हट रहे हैं। पता चला कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के कहने पर डील हो गई है। दावा किया गया कि वैगनर के लड़ाके बेस कैंप में लौट जाएंगे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा।
प्रिगोजिन निर्वासन में बेलारूस चला जाएगा, उसे क्षमादान दिया जाएगा। कहा गया कि पुतिन ने इस डील पर हामी भर दी है, यहीं पर विद्रोह खत्म हो गया। इसके बाद 3 बड़े सवाल खड़े हुए। पहला, प्रिगोजिन का क्या होगा? 24 जून के बाद से प्रिगोजिन को पब्लिक में नहीं देखा गया है, उसकी कोई वीडियो या फिर फोटो बाहर नहीं आई है, उसकी मौजूदा लोकेशन के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। जो जानकारी बाहर आई वो दूसरे लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। मसलन 26 जून को टेलीग्राम पर प्रिगोजिन के नाम से एक ऑडियो रिलीज हुआ। वो बोला, हम पुतिन का तख्ता पलट नहीं करना चाहते थे, हमारा मार्च वैगनर को बचाने के लिए था। 27 जून को प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में देखा गया। उसी शाम ये जेट वापस रूस लौट गया। लुकाशेंको ने कंफर्म किया कि प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच चुका है। 6 जुलाई को लुकाशेंको अपनी बात से पलट गए, बोले प्रिगोजिन हमारे यहाँ नहीं है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में ही हो सकता है। इसी शहर में वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर भी है। और इस बीच सरकारी मीडिया ने प्रिगोजिन की छवि को नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश की। उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया, उसके ठिकानों पर छापेमारी वाली खबरों का जमकर प्रचार प्रसार किया गया। एक रोज पुतिन ने यह भी कहा कि हमने पिछले 1 साल में वैगनर को लगभग 8,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उसकी पड़ताल की जाएगी। ऐसे में दूसरा सवाल यहां उठना लाजमी था, क्या वैगनर को भंग कर दिया जाएगा? वैगनर ने पुतिन को चुनौती देने का अपराध किया था। पुतिन के पिछले 24 वर्षों का इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि अक्षम्य है। माना गया कि वैगनर को खत्म कर उसको रेगुलर आर्मी का हिस्सा बना दिया जाएगा। वैगनर इस समय सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि CAR, मेडागास्कर, माली, सीरिया, लीबिया और सूडान जैसे देशों में मौजूद है। उन्हें वापस बुलाने की अफवाह भी यहां पर उड़ी। फिर 26 जून को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वैगनर को वापस नहीं बुलाया जाएगा, वे पहले की तरह काम करते रहेंगे। पुतिन ने विद्रोह करने वालों को 3 ऑप्शंस यहां पर दिए थे, घर लौट जाएं, बेलारूस चले जाएं या फिर रूसी सेना को ज्वाइन कर लें। सबसे ज्यादा संभावना बेलारूस वाले विकल्प पर थी। 8 जुलाई को BBC रशिया के एडिटर स्टीव रोजनबर्ग को बेलारूस में वैगनर के लिए बने कैंप्स का एक्सेस मिला। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन कैंप्स में वैगनर का कोई नामो निशान नहीं है, वहां उनका एक भी लड़ाका नहीं पहुंचा है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये कि क्या पुतिन की कुर्सी कायम रह पाएगी? वैगनर के विद्रोह ने सबसे बड़ी चुनौती पुतिन के सामने खड़ी की थी। 24 वर्षों में पहली बार किसी ने उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की हिमाकत की थी। पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने इसे पुतिन के पतन के तौर पर पेश किया। कहा गया वो कमजोर हो चुके हैं, उनका वर्चस्व खतरे में है, उन्हें किसी भी दिन कुर्सी से हटाया जा सकता है। कई जगहों पर उनके संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट भी पब्लिश हुई। ये तक कह दिया गया कि रूस में फूट पड़ गई है और यूक्रेन युद्ध में उनकी हार अब पक्की हो चुकी है। और फिर आई 10 जुलाई 2023 की तारीख। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रिगोजिन के बारे में जो कुछ बताया उसने सारे दावों को ध्वस्त कर दिया था। पेस्कोव के मुताबिक विद्रोह के 5 दिन बाद यानी 29 जून को क्रेमलिन में प्रिगोजिन और पुतिन की मीटिंग हुई। इसमें वैगनर के 35 कमांडर्स शामिल हुए थे। उन्हें पुतिन से मिलने के लिए बुलाया गया था। कमांडर्स ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ पुतिन के प्रति वफादारी का दावा किया। पेस्कोव ने यह नहीं बताया कि बैठक में आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर शामिल हुए या फिर नहीं। प्रिगोजिन की पूरी नाराजगी इन्हीं दोनों को लेकर थी। 10 जुलाई को रूस ने आर्मी चीफ वलेरी गेरासिमोव का वीडियो रिलीज किया। वो विद्रोह के बाद पब्लिक में नहीं दिखाई दिए थे। माना जा रहा है कि पूरी जदोजहद ये साबित करने के लिए हो रही है कि रूस में सब कुछ ठीक है। हमने अमिताभ सिंह से पूछा कि क्या इसके पीछे पुतिन की कोई चाल है? इस मीटिंग की खबर को इतने दिनों तक छिपाकर क्यों रखा गया? प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पुतिन को और प्रिगोजिन को बहुत सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, जो आपको मैंने पहले भी ललन टॉप पे एक डिस्कशन में बताया था कि नहीं उनके पास बहुत सारे स्टेट सीक्रेट हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, बल्कि कई सारे जो एलीट हैं, जो अभिजात वर्ग है, जो शासक वर्ग है रूस में, उनके साथ बहुत क्लोज कनेक्शंस हैं। और वो कनेक्शंस को अगर वो उजागर करने लगे तो कई परतें खुलेंगी और रूस में जिस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है इस समय, उसमें पुतिन की शक्ति को काफी धक्का पहुंचेगा अगर ये सारी बातें रिवील हो जाए। दूसरी बात, पुतिन के या रूस के जितने भी ओवरसीज ऑपरेशंस हैं, खासकर सीरिया में या अफ्रीकन स्टेट्स में, माली में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, निजेर में, तो वहां पर इनको धक्का पहुंच सकता है अगर पुतिन के बारे में प्रिगोजिन ने सारी बातें ओपन कर दी।
बहुत सारे जो पैरा स्टेट एक्टिविटीज हैं उनको वैगनर पीएमसी कंट्रोल करता है सीरिया में और बहुत सारे जगहों पे। पुतिन ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उसको पिछले यूक्रेन वॉर के समय 2 बिलियन यूएस डॉलर्स दिए गए हैं ठेके के रूप में, चाहे वो रसद सप्लाई करता था या साजो सामान देता था या अपने आर्मी को पैसे देता था। तो यानी वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये सारी चीजें दी गई हैं। एक दिखावे के तौर पर रशियन स्टेट मीडिया में और टेलीविजन में ये दिखाया गया कि पीएमसी वागनर ग्रुप के घर या ऑफिस, यानी प्रिगोजिन के ऑफिस या घर पे रेड किया गया, जहां उनको दिखाएगा कैसे ऐशो आराम के साथ वह रहते हैं, इंडोर स्विमिंग पूल, गोल्ड बार्स, विग्स और कई सारी चीजें मिली। यानी उसको पूरा राज्य का समर्थन प्राप्त था। और यही नहीं, अमेरिकन सीबीएस न्यूज में भी ये कहा गया है कि 11.4 मिलियन यूएस डॉलर्स उसके पास मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पावरफुल था, एक स्टेट के इंस्टीट्यूशन की तरह ही काम करता होगा। तो मुझे लग रहा है कि जितनी जानकारियां प्रिगोजिन के पास हैं और जितना वो सेना का सहयोग कर रहा था, पुतिन नहीं चाहते थे कि ऐसे समय में जब युद्ध हो रहा है उस स्टेटस को में कोई फर्क आए, वो यथास्थिति में कोई परिवर्तन आए। इसलिए उन्होंने प्रिगोजिन को माफ किया और उन्हें यूक्रेन जाने के लिए या अपना ऑपरेशन चलाने के लिए छोड़ दिया। क्रेमलिन के मुताबिक प्रिगोजिन और वैगनर के दूसरे कमांडर्स ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने वफादारी निभाने की बात भी यहां पर कही। यह भी चर्चा हुई कि उनका युद्ध में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या पुतिन फिर से वैगनर को आजमाने का जोखिम लेंगे? सुनिए इस पर अमिताभ सिंह ने क्या कहा। मुझे लगता है कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई है जो पब्लिक नहीं हुई ऑब्वियसली, कि कैसे उनके लड़ाकों को, उनकी संस्था को किस तरह सरकार या पुतिन एडजस्ट करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम में। एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कॉम्प्रोमाइज का कारण मैंने पहले भी कहा कि उनके बहुत सारे राज हैं और जितना सहयोग दिया है यूक्रेन में पिछले सितंबर अक्टूबर महीने से, जब से पुतिन की सेना या रूसी सेना खार्किव से वापस हुई है, तब से उन्होंने एक तरह से खुद अपने बलबूते पर बाखमुत और सोलेदार को मुक्त कराया है। तो जाहिर है उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव रूसी जनता पर है, पुतिन पर है। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है वो क्या है, वो किसी को शायद अभी पता नहीं चला, शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि पुतिन ने पहली बार जो भी कोई ट्रेजन किया हो या उनके साथ गद्दारी की हो या देश के साथ गद्दारी की हो, उसके साथ समझौता किया है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पुतिन ने कॉम्प्रोमाइज किया है। और पुतिन जिस छवि के हैं उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन खासकर ऐसे एलिमेंट्स के लिए नहीं था, जो अब शायद बन गया। यानी पुतिन की सत्ता पर पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, लेकिन एक वॉर चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह यथास्थिति को बिगड़ने दिया जाए। अगर पुतिन ने प्रिगोजिन को माफी दी तो इससे उनका ही दावा गलत साबित होगा कि वो गद्दारों को नहीं बख्शते। लेकिन क्या उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा था? शायद नहीं। तो प्रिगोजिन के चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन जिक्र आगे भी होगा क्योंकि अगला विषय भी पिछले से जुड़ा हुआ है। अगला चैप्टर नेटो समिट का है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो के 31 सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा जोर रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप पर रहेगा। युद्ध के 500 दिन पूरे हो चुके हैं। यूक्रेन के पास मौजूद हथियारों का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। पिछले दिनों अमेरिका ने लगभग 6000 करोड़ के हथियारों का नया पैकेज भेजने का ऐलान किया। माना जा रहा है इससे यूक्रेन को मुकाबला करने में थोड़ी मदद मिलेगी। कुछ समय पहले तक यूक्रेन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। वैगनर के विद्रोह के बाद कहा जा रहा था कि पुतिन कमजोर पड़ गए हैं, उनका अपने ही लोगों पर कंट्रोल नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। लेकिन रूस ने पुतिन और प्रिगोजिन की मीटिंग वाली जानकारी नेटो की समिट से ठीक पहले रिलीज की। इस खबर ने कमजोर पड़ते रूस और पुतिन वाले दावे पर विराम लगा दिया है। हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो स्वस्ति राव से पूछा, इस खुलासे का नेटो समिट पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए, मेरी समझ में ये एक तरीके का डैमेज कंट्रोल ही है और इसको सबसे अच्छा डैमेज कंट्रोल की तरह ही समझ भी सकते हैं, क्योंकि जैसा कि प्रिगोजिन और वागनर म्यूटिनी के बाद जो पब्लिक डिस्कोर्स में चीजें आई उसमें बहुत ज्यादा ये बातें थी कि पुतिन का जो एक कन्वर्जेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे वो मेंटेन करते हैं डिफरेंट कंपीटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में, जिसमें फॉर सीक्रेट सर्विसेज हैं, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जिसमें ओलिगार्क्स हैं, जिसमें प्राइवेट आर्मीज हैं, जिसमें एमओटी है। तो इन सब के बीच में एक तरीका तालमेल बना के रखते हैं पुतिन, और यही उनकी होल्ड ऑन पावर का कहीं ना कहीं राज है। और इस पर्टिकुलर छवि को एक धक्का लगा है, जिस तरह से वागनर ने, जिस ऑडेसिटी के साथ वागनर ने ये एक दिन की म्यूटिनी करी और उसके बाद जैसा उसका आउटकम आया। अब जो आपने मुझसे सीधा सीधा सवाल पूछा है वो ये कि म्यूटिनी के कुछ दिन बाद वागनर मतलब प्रिगोजिन की और कुछ जनरल्स की और पुतिन की मीटिंग हुई, तो इससे क्या समझ में आता है? मेरे हिसाब से इसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से इसका कोई टेक अवे नहीं है, जैसे मैं देखती हूँ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इससे पुतिन एक तरीके का डैमेज कंट्रोल, ये दिखाना कि चीजें क्रेमलिन के कंट्रोल में है, कि जो म्यूटिनियर्स हैं वो उनसे हम बात कर रहे हैं, वो हमारे हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका फ्लिप साइड देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं आपने देखा जो कि वागनर के साथ किया गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि इतने जो डेथ्स हुई, जो रशियन आर्मी का प्लेन शॉट डाउन किया गया, हेलीकॉप्टर्स 6 हेलीकॉप्टर्स रशियन आर्मी के वागनर ने शूट डाउन करे, 10-12 कैजुअलिटीज हुई। उसके बाद ये जो सारा एक ओवरऑल डैमेज जो हुआ है, मतलब रेपुटेशन का, उन सारी चीजों के बदले में वागनर के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वागनर के किसी ट्रूप के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, कोई अरेस्ट नहीं हुई, किसी तरह का कोई फाइन नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये कहा गया कि आप बेलारूस जाइए, और अभी सबको पता है कि वो बेलारूस भी नहीं गए हैं। वो वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में है, कभी मॉस्को में है। उनके जो लड़ाके हैं वो यूक्रेन में है, रोस्टोव-ऑन-डॉन में है, और सेंट्रल अफ्रीका में वैसे ही अपनी सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। तो एक केवल, और दूसरी ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे हमें ये पता चलता है कि वागनर को इस पर्टिकुलर चीज के लिए किसी तरह से कोई पनिशमेंट जैसी कोई चीज मिली हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उल्टे आपने देखा कि गेरासिमोव को, जो कि वागनर की एक डिमांड भी थी, स्पेशली प्रिगोजिन की एक डिमांड थी कि शोइगु और गेरासिमोव को हटाया जाए, तो कल परसों में ये खबर आई कि वैलेरी गेरासिमोव को यूक्रेन के टॉप कमांडर के पद से हटा दिया गया है, और उनकी जगह अब एक दूसरे कर्नल को लाया गया है जो एयरफोर्स ऑपरेशंस देख रहे थे अभी वॉर में। तो ये भी, इसको भी आप किस तरह से ये मतलब रशियन एस्टैब्लिशमेंट की वजह है, ये मैं नहीं उतना समझ पाती। तो ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसा एफर्ट है दिखाना कि चीजें हमारे कंट्रोल में है और चीजें बातचीत के थ्रू चल रही हैं, और जो मेरे हिसाब से एक अच्छा मैं कहूंगी इंडिकेशन है, क्योंकि जाहिर है कि ये सबके पक्ष में है कि चीजें कंट्रोल में ही रहे, क्योंकि इस सिचुएशन में वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अगर बिल्कुल ही चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये काफी ये अच्छा संकेत है। आगे बढ़ने से पहले नेटो का इतिहास भी आपको बता देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे। अमेरिका तो पूंजीवादी था, लेकिन सोवियत संघ कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाना चाहता था। इससे अमेरिका और यूरोप के उसके मित्र देशों को खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि सोवियत संघ आगे चलकर उन्हें निशाना बना सकता है। वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपस में एकजुटता भी बढ़ाना चाहते थे। अप्रैल 1949 में 12 देशों ने मिलकर नेटो की स्थापना की। अगर आप नेटो और रूस के बीच चलने वाली तकरार को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। हिस्ट्री ऑफ नेटो वर्सेस रशिया नाम की ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर। ये इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसके 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। इस पर हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है। कुकू FM पर आपको मिलेंगी 10,000 से भी ज़्यादा की ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक विशेष ऑफर भी है। मंथली सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने आपको मिलेगी 50% की छूट, यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा एक कूपन कोड LT50 का। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। सूचना समाप्त। अब नेटो की तरफ वापस लौटते हैं।
नेटो के 2 आर्टिकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। पहला है आर्टिकल 4। इसके मुताबिक जब भी किसी सदस्य देश को अपने ऊपर या किसी दूसरे मेंबर पर खतरा महसूस हो तो वे मिलकर उस पर चर्चा करेंगे, वो जरूरी सूचनाएं भी आपस में साझा करेंगे। ये कदम सैन्य संघर्ष की आशंका को कम करने के लिए जरूरी है। इस तरह की बातचीत का पहला मंच नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल यानी कि NAC है। ये नेटो की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। 1949 में नेटो की स्थापना के बाद से आर्टिकल 4 को कुल 7 बार लागू किया जा चुका है। उदाहरण के लिए तुर्की ने इसका इस्तेमाल 2015 में किया था। तब सीरिया की सीमा के पास एक आत्मघाती बम हमले में 30 लोग मारे गए थे। आर्टिकल 4 के इस्तेमाल के बाद मीटिंग बैठाई गई। उसके बाद NAC ने कहा कि नेटो तुर्की के खिलाफ आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। हालांकि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 5, इसमें साझा सुरक्षा की बात दर्ज है। इसके मुताबिक अगर नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। उस हालात में सबको साथ मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमले के बाद आर्टिकल 5 लागू किया गया था। तब अमेरिका के नेतृत्व में नेटो सेनाओं को अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। अब नेटो का स्ट्रक्चर भी आपको समझाते हैं। नेटो में फिलहाल 31 सदस्य देश हैं। नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका और कनाडा हैं। बाकी 29 सदस्य यूरोप से हैं। सबसे नया नवेला मेंबर है फिनलैंड। उसको अप्रैल 2023 में मेंबरशिप मिली। उसने और स्वीडन ने साथ में आवेदन किया था, लेकिन स्वीडन के नाम पर तुर्की ने आपत्ति जता दी। नेटो में किसी भी नए मेंबर को शामिल करने के लिए पहले से मौजूद सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। अब जानकारी आई है कि नेटो समिट से पहले तुर्की ने आपत्ति हटा ली है। वो स्वीडन की सदस्यता पर राजी हो गया है। ये हुआ कैसे और तुर्की हामी क्यों नहीं भर रहा था? स्वीडन उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश है। नई उम्र के लोग स्वीडन को फेमस यूट्यूबर प्यूरीपाई की वजह से भी जानते हैं। स्वीडन एक खुशहाल देश है। लोगों का रहन सहन यहाँ पर अच्छा है। प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी के बीच बैलेंस आपको मिलेगा। बच्चों के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा, पर्यावरण को लेकर सजगता, मजबूत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्र मीडिया, इन्हीं सब वजहों से हर साल हैप्पीनेस इंडेक्स की फहरिस्त में स्वीडन टॉप के देशों में नजर आता है। वो पिछले 200 वर्षों से न्यूट्रल रहा है, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, उसे अपने भविष्य पर संकट महसूस हुआ। मई 2022 में उसने फिनलैंड के साथ नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया। नेटो वाले उन्हें अपने में मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन तुर्की नाराज था। उसने आरोप ये लगाया कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। PKK तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष चलाती आई है। तुर्की उन्हें आतंकी संगठन मानता है। वो कई बार कह चुका है कि दोनों को PKK का समर्थन बंद करना होगा और घोषित आतंकियों को वापस लौटाना होगा। फिर स्पेन के मैड्रिड में नेटो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। दोनों देशों की सदस्यता पर चर्चा हुई। इसमें तुर्की ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। कहा हम इसका विरोध करते हैं। तुर्की ने शर्त रखी कि 33 कुर्द लड़ाकों को हमें सौंप दिया जाए, जिन्होंने 2016 में तख्तापलट की साजिश रची थी। जिन 33 लोगों को प्रत्यर्पित करने की मांग की गई थी, उनमें तुर्की का पत्रकार ब्रुएन कीन्स भी था। कीन्स पर 2016 में अर्दोआन के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप लगते हैं। स्वीडन राजी नहीं हुआ। फिर 19 दिसंबर 2022 को स्वीडन की सुप्रीम कोर्ट ने कीन्स के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। इससे तुर्की नाराज हो गया। 8 जनवरी 2023 को स्वीडन के PM का भी बयान सामने आया। बोले हम तुर्की की सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि तुर्की हमें नेटो में शामिल होने की मंजूरी जरूर देगा। फिर जनवरी 2023 में स्वीडन का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें प्रदर्शनकारी अर्दोआन के पुतले को रस्सी से उल्टा लटका रहे थे। उनकी तुलना इटली के फांसीवादी तानाशाह मुसोलिनी से की गई थी। इस वीडियो से तुर्की गुस्सा हो गया। स्वीडन को माफी मांगनी पड़ी। फिर जून 2023 में स्वीडन में कुरान जलाने का वाकया हुआ। इसने तुर्की को फिर से नाराज किया। ऐसा लग रहा था मानो स्वीडन का नेटो में शामिल होने का सपना ही रह जाएगा। मगर फिर नेटो समिट से ठीक पहले अर्दोआन ने स्वीडन के नाम पर हामी भर दी है। उन्होंने इस्तांबुल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, नेटो के लगभग सभी सदस्य EU के सदस्य हैं। तुर्की 50 साल से ज्यादा समय से EU के दरवाजे पर खड़ा है। अगर आप हमारे लिए रास्ता खोलेंगे तो हम भी स्वीडन के लिए रास्ता खोलेंगे, जैसे हमने फिनलैंड के लिए रास्ता खोला था। इसके साथ एक और खबर आई कि अर्दोआन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ EU की सदस्यता के मसले पर फोन पर बातचीत की। इसके अलावा एक और खबर चल रही है कि तुर्की के इस फैसले के बदले अमेरिका उसे F-16 फाइटर जेट्स देगा। हमने पूछा कि तुर्की ने अपना स्टैंड कैसे बदला, इसका यूरोप की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा।
तो देखिए, स्वीडन की जो मेंबरशिप है, ये स्वीडन ने अप्लाई 2022 में पिछले साल किया था, तो 1 साल से लगातार ये वेट एंड वॉच का खेल चल रहा है। फिनलैंड तो जल्दी-जल्दी क्लियर हो गया। अच्छा, स्वीडन और आपको पता है कि कोई भी ऐसा मेंबर नेटो का कोई भी ऐसा देश नेटो का मेंबर नहीं बन सकता जब तक कि नेटो के सारे मेंबर्स उसकी मेंबरशिप को रैटिफाई नहीं करते हैं। इसीलिए जो एक स्टिकी विकेट है वो टर्की पे आके, जिसको आप तुर्की बोलते हैं, वहां पर आके अटका, क्योंकि बेसिकली टर्की का प्रॉब्लम ये है स्वीडन से कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो बेसिकली प्रो कर्दिश मिलिटेंट्स हैं, उनको स्वीडन एक तरह से आश्रय देता है और वो वहां पे जाके एंटी टर्की एक्टिविटीज करते हैं। तो बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, और बाकी जो चीजें हैं वो सब उस डील को, जिसको कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उस डील को ल्यूक्रेटिव बनाने की है, कि हमें पता है कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है, और अब हम उसको F-16 भी उसमें टर्की लेकर आया कि आप हमारे F-16 दीजिए, क्योंकि ये जो डील है, ये S-400 जब टर्की ने परचेज करे थे रशिया से, और कैट्जा लग गया था। कैट्जा इज अ काइंड ऑफ सैंक्शन जो अमेरिका लगाता है उन लोगों पर जो उसको लगता है कि उसके एडवर्सरीज से काफी क्लोज हो रहे हैं, और यहाँ पे रशिया एडवर्सरी है, तो कैट्जा लगा दिया था टर्की के ऊपर। उसी समय बहुत सारे ऐसे डील्स थे जो रोक दिए गए थे। तो जाहिर है F-16 भी प्लेट, मतलब उस प्लेट पे था। उस पे ये भी था कि जो ये प्रो कर्डिश जो ग्रुप्स हैं उनको स्वीडन कंट्रोल करेगा, इस तरह के बहुत सारी चीजें उस पे थी। तो और इसके लिए एक ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क बनाया गया था, पिछले साल ही ऐसा हुआ था। और इस ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क को स्वीडन के हिसाब से, क्योंकि बार बार इसका रिव्यू होता रहा है, तो स्वीडन ने अपने हिसाब से वो जो जो इसकी शर्तें पूरी कर सकते थे वो शर्तें पूरी कर दी गई। अब अचानक उसमें एक नया ट्विस्ट जो है वो इस साल नेटो की समिट के होने के ठीक पहले आया, जब एर्दोआन ने बिल्कुल एक नया राग छेड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको मदद करने को तैयार हैं। अच्छा, इसके बीच में जरा सा ये भी हुआ था कि एर्दोआन के ऊपर पहले यही तलवार लटकी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही चुनाव हार जाएंगे। हालांकि वो चुनाव हारे नहीं, वो वापस आए और मैंडेट के साथ वापस आए, तो फिर से इन चीजों ने जोर पकड़ा, वरना उनकी जगह कोई और आता तो उसके साथ ये कोशिशें करी जाती। तो बहरहाल ये विल्नियस की समिट शुरू होने के ठीक पहले एर्दोआन ने कहा कि अब ऐसा है कि हम आपको तैयार है मदद, मतलब आपके मेंबरशिप को रैटिफाई करने के लिए स्वीडन की, अगर अगर आप हमारे को ईयू में शामिल करते हैं। अब ये बात अपने आप में इस पे तमाम, मैंने देखा ट्विटर पे बहुत मीम्स भी बने और बहुत सारी चीजें भी आई। ये बात अपने आप में बहुत बेसिक पैर की है, ये डिमांड ही। उसके पीछे कारण क्या है कि नेटो और ईयू ये दोनों अलग अलग बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनका जो एक्सेशन जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल अलग है। तो ये इसको कहना कि हम आपको नेटो में पुश कर देते हैं और आप हमें ईयू में ले लीजिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि ईयू में जाने के लिए आपको अपना जो इकोनॉमिक, जिसको हम कहते हैं कि जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस हैं, जो पूरा डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको ईयू के कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा का पूरा ट्रांसपोज करना पड़ता है। और अभी टर्की को लेकर, ईयू के एक्सेशन को लेकर प्रॉब्लम्स अब से नहीं सालों से चल रही हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, जहां पर लेबर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो टर्की में ईयू के स्टैंडर्ड जैसे नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक अलग नेचर की प्रॉब्लम है, और एर्दोआन ने इसको बीच में जो फिट किया वो स्मार्ट तो मैं जरूर कहूंगी, लेकिन उसका कोई मेरे ख्याल से एर्दोआन को भी कहीं ना कहीं पता था कि ये नहीं होगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात उसमें ये जरूर है कि कुछ कमेंटेटर्स ने इस बात को इंगित किया, और सही इंगित किया मैं कहूंगी, कि इस बार जो सेकंड स्टिंट है एर्दोआन का, पहले स्टिंट के बाद जो भी ये सेकंड टाइम आए हैं, इसमें इनका एक प्रो वेस्ट टिल्ट दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीजें इस बीच में एर्दोआन ने करी हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी यूक्रेन में जो एजोव बटालियन के मेंबर्स थे जो टर्की में थे, इनको वापस यूक्रेन भेजा है, और इस बात की बहुत तारीफ करी है यूक्रेन ने, और बहुत इस बात को सेलिब्रेट किया। एजोव वहां की एक पैरामिलिट्री बटालियन है। इस बार की नेटो समिट में यूक्रेन की मेंबरशिप पर भी चर्चा हो रही है। इस पर रूस पहले भी आपत्ति जता चुका है। क्या इस समिट में यूक्रेन की मेंबरशिप का रास्ता खुल सकता है, और क्या नेटो अपनी एकजुटता बनाकर रख पाएगा? सुनिए।
जहां तक यूक्रेन की बात है, अब देखिए यूक्रेन नेटो का मेंबर अभी नहीं बन पाएगा। इस बात में कोई दो राय या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई भी ऐसी गलतफहमी में नहीं है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा। सीधा सा कारण ये है कि नेटो किसी भी ऐसे कंट्री को, ऐसे देश को अपना मेंबर नहीं बनाता है जिसका कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा हो। क्यों? क्योंकि नेटो आर्टिकल 5 के प्रिंसिपल पे काम करता है। आर्टिकल 5 का मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब कि अगर किसी नेटो के एक मेंबर पर कोई हमला होता है तो नेटो के सारे जो अब 32 मेंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो आप जाहिर है आप इस तरह की एक सिचुएशन की कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा देश या मुल्क नेटो का मेंबर बना है जिसके साथ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो जितनी बार उसके टेरिटरी पे डिस्टर्बेंस होगा उतनी बार क्या नेटो के 32 मेंबर्स आ जाएंगे। तो ये अपने आप में ना केवल एक डेंजरस सिचुएशन है बल्कि बहुत ही क्लमजी सिचुएशन भी है और बड़ा डिसफंक्शनल सा लगता है। तो इसी कारण की वजह से नेटो कभी किसी ऐसे मुल्क को अपना मेंबर नहीं बनाता जिसका कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो। अब यूक्रेन की जहां तक बात है, 2014 में जब से क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ था उसके बाद से ही यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। इनफैक्ट जब वॉर के कारणों पर चर्चा करी जाती है तो जो एक कारण कई बार आता है कि रूस ने इस वजह से आक्रमण किया यूक्रेन पे क्योंकि वो नेटो का मेंबर बनने जा रहा था। तो ये बात सच नहीं है क्योंकि फोर्सेबल फ्यूचर में नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बन सकता था जब तक उसके क्राइमिया में टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रही है। ये एक बात। ये बात सही है कि नेटो के यूक्रेन के मेंबर बनने को लेकर बहुत मांगें करी जाती हैं स्पेशली यूक्रेन के द्वारा और हर बार जब समिट होती है तो एक ऐसी उम्मीद और ऐसा मैं कहूंगी कि ऐसा माहौल बनाया जाता है, माहौल इज अ बेटर वर्ड, जहाँ पे ऐसा लगता है कि एक फॉर्मल इनविटेशन कम से कम आए नेटो की तरफ से, येंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से ऑफिशियल एक इनविटेशन आए कि अब हम आपको नेटो का मेंबर बनाना चाहते हैं। देखिए मेरे हिसाब से जो प्रैग्मेटिक रियलिज्म है वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है क्योंकि वॉर जिस मोड़ पे चल रही है, नेटो का मेंबर यूक्रेन सिर्फ ऐसी ही सूरत में बन सकता है जब ये वॉर एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे आके खत्म हो जहां यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की एक शक्ल निकल कर आए और फिर इस पर ये बात हो कि अब इस पर्टिकुलर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ, इस पर्टिकुलर बॉर्डर्स के साथ क्राइमिया होगा नहीं होगा अभी हम ये नहीं जानते। उसके बाद ही जब ये बात बिल्कुल फाइनल हो जाएगी तभी इसके बाद यूक्रेन नेटो का मेंबर बन सकता है। नेटो समिट और देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।